अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, जहां भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सुबह बखैर, आप सब लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। और जिस तरह आपको पता है कि मॉर्निंग शो में मेरी और आपकी जो है वो मुलाकात होती है जनाब, सेम टाइम सेम चैनल, और हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं तमाम हालात हाज़िरा के वाक़यात, हालात, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, और इसके अलावा जो भी मामला चल रहे होते हैं उस हवाले से हमारी डिस्कशन होती है। ये एक ऐसा न्यूज़ मॉर्निंग शो है आपके लिए जिसकी हम 100 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। अब तो शायद 100 से भी ज़्यादा जो है वो एपिसोड्स हो गई हैं, और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो इस प्रोग्राम को पसंद किया। आपकी पसंदीदगी को ही मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को जो है वो आगे लेकर जो है वो चल रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह आगे जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत साथ रहेगी। इसी के साथ जनाब, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है न्यूज़ का, तो आज हम जो है वो अपनी पहले ख़बरों की तरफ देखते हैं कि आज के हमारे पास जो है वो ख़बरें ख़ास जो है वो क्या हैं। जैसे कि सारी दुनिया में ही इस वक्त, और ख़ास तौर पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब ये प्रोग्राम हमने रमज़ान में किया और रमज़ान से पहले किया, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंटेबल थी जब ईद से पहले लॉकडाउन को खोला गया। तमाम मीडिया, तमाम लोग, तमाम एंकर्स, तमाम डॉक्टर्स जो है वो चीखो पुकार कर रहे थे, बार बार अपने प्रोग्राम्स में कह रहे थे, हुकूमत से अपील की जा रही थी। मैंने भी अपने प्रोग्राम में जो है वो बार बार जो है वो इस चीज़ की अपील की। हुकूमती नुमाइंदों को ऑन कॉल लेकर ये बात की गई कि लॉकडाउन में आप लोग ईद की वजह से नरमी तो कर रहे हैं, लेकिन ईद के बाद अगर केसेस बढ़ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और आज अगर हम बात कर लें तो पहली खबर ही हमारे पास जो है वो कल की रिपोर्ट हुई जनाब, ये है कि लाहौर में कोरोना के 35 लाख मरीज हैं, और पीएमए का ये दावा है 35 लाख मरीज। आप सोच सकते हैं कि जहां पर ये शो मैंने मतलब रमज़ान में जब किया है तो रमज़ान में इनकी तादाद हज़ारों में थी, और कुछ हज़ारों में थी, कुछ हज़ार में, और अभी जो है वो कोई 5000 थी या 4000 समथिंग थी, और कुछ ही टाइम में ये तादाद जो है वो 35 लाख हो गई है, जिसमें पंजाब में 2 करोड़ मरीज जो है वो सामने आए हैं कोरोना के, और 35 डॉक्टर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। यानी 35 डॉक्टर जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो इसमें हार चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई है जनाब, उसमें हुकूमत को नाअहल करार दे दिया गया है, और डॉक्टर हो या मरीज हो, किसान हो या मजदूर हो, हर तबका रो रहा है। हुकूमत सो रही है, स्टील मिल को बेचने नहीं देंगे, कोरोना पर गैर संजीदगी तबाहकुन नताइज देगी, ओवरसीज पाकिस्तानीज के जज्बात से खेला गया है, टिड्डी दिल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं, और ज़राअत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जो है वो ये जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, आप ज़रा अगर बात कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब की, तो उनका एक बड़ा ही ख़ास बयान सामने आया है। उन्होंने तो हुकूमत को जो है फाशिस्ट करार दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ ख़त्म होना चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने हुकूमत को फास्ट करार दे दिया है, और कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ को ख़त्म होना चाहिए। कोरोना के ख़िलाफ़ हुकूमत नाकाम हुई है। एनएफसी का नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है। इमरान खान के आसपास के लोगों की नज़र स्टील मिल पर है। अमरीकी खातून के इल्ज़ामात से कौम की दिल आज़ारी हुई है, हुकूमत खामोश क्यों है। अब ये एक कमर ज़मान कायरा साहब की अपनी एक मामलात है जो उनकी तरफ से सामने आए। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक अमरीकी जर्नलिस्ट ने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगाया है इनके एक सीनियर रहनुमा पर, और ये इल्ज़ाम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 10 साल बाद भी उस अमरीकी खातून को कैसे ख्याल आया कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो सबके सामने जो है वो लेकर आए। अगर वो इस हुकूमत में भी लाना चाहती थी तो इस हुकूमत को भी आए हुए 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, तो इसमें मज़ीद जो है वो पहले भी इस बात को खोला जा सकता था। अब इसके पीछे जो है वो क्या मामलात हैं ये बाद में देखेंगे। अभी जनाब चीनी बहरान के हवाले से जो है वो अगर हम बात कर लें तो चीनी बहरान जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत अरसे से जो है वो चीनी की ये रिपोर्ट जो है वो चल रही थी, और शुगर बहरान में सियासी लोगों ने भरपूर फ़ायदे उठाए हैं। शहजाद अकबर साहब की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। कहते हैं कि चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का भी फैसला कर लिया गया है। और शहजाद अकबर कहते हैं कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। शुगर मिल्स मालकान ने मन चाही ज्यादतियां की हैं, सियासी लोगों ने भी भरपूर फायदे उठाए हैं। शिबली फराज ने कहा अवाम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने संजीदगी का मुज़ाहिरा किया और माजी की रिवायात को तोड़ा है।
تو جناب یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اگر ہم ذرا اپوزیشن کی، جیسے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی اور چینی کے بحران کی بات کی، اب اگر ہم جو ہے وہ تھوڑے سی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیں، نون لیگ کے حوالے سے بات کر لیں، تو شہباز شریف کا 9 جون کو نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ، یعنی آج انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. اور شہباز شریف نے 10 سال میں 8 کروڑ روپے کمائے ہیں. شہباز شریف کا جو ہے وہ نیب میں پیش ہونے کا آج فیصلہ ہے. کمائی اور ٹیکس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. شہباز شریف نے 10 برسوں میں 8 کروڑ روپے کمائے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ٹیکس دیا اور سب سے کم آمدنی 2019 میں 25 لاکھ ہوئی. اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ہمارے پاس ہیں اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ دے دی ہیں. اسی پر جو اگر احسن اقبال صاحب کی بات کر لیں، کیونکہ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو کرونا بے قابو ہو چکا ہے، وائرس ہی ہمارے حال پہ رحم کر لے. احسن اقبال صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور نااہل حکومت کی سزا ہر شعبہ بھگت رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے، سزا مل رہی ہے لوگوں کو اور جو ہے وہ یہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ یہ سزا جو ہے وہ بھگتی جا رہی ہے. اب حکومت کو تو جو ہے وہ عوام پہ ترس نہیں آ رہا، تو کوئی ترس جو ہے وہ یہ کرونا ہی ہم پر جو ہے وہ کر لے. اب یہ تو ایک ایسی مطلب عجیب سی بات ہے کہ جس میں جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہر شعبہ جو ہے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے. حکومت کے حوالے سے ہمیشہ سے اپوزیشن سے بات کریں تو وہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دیتی ہے. جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے بھگا دیا گیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ تینوں جو ایک نیوز ہیں، یہ ایک ہی نیوز کی جو ہے وہ کڑی ہیں کہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی، مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے جناب وہ کہتی ہیں جہانگیر ترین کو تو انہوں نے پچھلے دروازے سے بھگا دیا ہے. عمران خان لاک ڈاؤن کرفیو کی جو بحث ہے اس سے باہر نکلیں اور میڈیکل ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ حکومتی اعداد و شمار جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی ہیں. انہوں نے کہا تاجروں اور عوام سے جو عہد لیے جیسے اس میں جو انہوں نے کیا ہے، سخت لاک ڈاؤن میں بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور طبی عملہ بھی دستیاب نہیں ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک بیان جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے بھگا دیا گیا ہے اور عمران خان لاک ڈاؤن کرفیو کی بحث سے باہر نکل آئیں، کیونکہ لاک ڈاؤن اور کرفیو تو انہوں نے لگایا ہی نہیں ہے. اور میڈیکل ایسوسی ایشن کا دعویٰ بھی وہ کہتی ہیں یہی کہتا ہے کہ حکومتی اعداد و شمار جھوٹ کا پلندہ انہوں نے قرار دے دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سخت لاک ڈاؤن سے بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ 35 ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور طبی عملہ بھی دستیاب نہیں ہوگا. اچھا جی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کہتی ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جناب. پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے حکومت کو نااہل قرار دے دیا ہے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ہمیشہ سے حکومت کو جو ہے وہ نااہل قرار دیتے آئے ہیں. اپوزیشن کا ہمیشہ سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ حکومت نااہل ہے اور حکومت سے تمام معاملات جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. جبکہ حکومت کے اگر پوچھا جائے، حکومتی نمائندوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے. اب ہر طبقہ رو رہا ہے اسٹیل مل فروخت نہیں کرنے دیں گے. اعلامیہ جو ہے وہ جناب جاری ہو گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کیا گیا تو یہ معاملات جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. جنت نذیر وادی کو جناب آگے اگر ہم بات کر لیں بھارتی فوج کی، فورسز کی، تو انہوں نے قتل گاہ بنا دیا ہے. اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے کشمیری شہید ہوئے ہیں، جو معاملات وہاں ہو رہے ہیں، وہ تو ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن ایک معاملہ بڑا ہی کریٹیکل سچویشن اختیار کرتا جا رہا ہے. اگر ہم انٹرنیشنل نیوز کی جو ہے وہ بات کر لیں تو سیاہ فام جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور امریکہ میں مظاہرے جو ہے وہ تحریک بن گئے ہیں، مظاہرے زور پکڑ گئے ہیں. بھارتی فوج بے لگام، مزید 5 کشمیری شہید ہو گئے ہیں اور رواں ماہ مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی تعداد 23 ہو گئی ہے. یعنی بربریت کا یہ عالم ہے کہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز جو ہیں وہ اپنا حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں 35 لوگوں کو مزید شہید کر دیا گیا ہے. مذہبی انتہا پسندی کا شکار مودی سرکار باز نہیں آ رہی. ہندو تو ایجنڈے پر عمل پیرا بھارتی فوج نے مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے اور یہ رواں مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی تعداد
23 हो गई है। ये मामलात हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां में। नाम निहाद से ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के दौरान मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजियों ने खवातीन और बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की है। काबिज भारतीय फौज शोहदा के जस्ते खाकी भी साथ ले गए हैं और लवाहिकीन के मुतालबे पर भारतीय फौजियों ने तीनों शोहदा को दहशत गर्द करार दे दिया है। अच्छा, ये भारतीय फौज हमेशा से यही करती है कि ये वहाँ के मासूम निहत्ते शहरियों को शहीद करके उनको दहशतगर्द करार दे देते हैं और ये मामलात हो रहे हैं और अभी तक कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है वो इस बात पे जो है वो सामने नहीं आ रहा। तो अब ये क्या मामले हैं और ये अब आगे जाके किस तरह ये कश्मीर का मसला सेटल्ड होगा, हम दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा स्याह फार्म की बात कर रही थी मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो स्याह फार्म की हलाकत और अमेरिका में मुजाहिरे तहरीक बन गए हैं। एक बड़ी खबर है और ये आज नहीं कल नहीं, ये जब से ये मामला हुआ है तब से ये खबर जो है वो चलती आ रही है और इस खबर के पीछे जो है वो एक क्या बात है, क्या मामलात हैं, उसमें जनाब मुजाहिरे जोर पकड़ गए हैं और मेयर वाशिंगटन जो है वो फौज तैनाती के मुखालिफ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि स्याह फार्म की हलाकत के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे तहरीक बन गए हैं। एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया है। व्हाइट हाउस के सामने हजारों मुजाहिरीन जमा हो चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को के तारीखी पुल पर भी शहरियों की बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई है। या आप जो है फुटेजेस भी जो है वो देख सकते हैं। वाशिंगटन के मेयर ने भी फौज की तैनाती की मुखालफत कर दी है। ये ऐसी खबर हमारे पास कि आप यकीन करें कि एक मुसलमान मरता है, कश्मीर में कितने मुसलमान शहीद होते हैं, कितने लोगों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और उस पर मुजाहिरे किए जाते हैं और कोई जो है वो नोटिस नहीं लेता। लेकिन एक स्याह फार्म को कत्ल किया गया है, उसको मारा गया है, तो मुजाहिरे जोर पकड़ गए हैं वाशिंगटन में और वहाँ पे फिर भी जो मेयर वाशिंगटन है वो फौज की तैनाती के मुखालिफ नजर आ रहे हैं कि अभी हम फौज जो है वो नहीं बुला सकते हैं। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो वहाँ नजर आते हैं। ये तो थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ जनाब, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो टुडे स्टोरी में आपसे जो है वो मुलाकात करेंगे। टुडे स्टोरी में आज हमने डिस्कस क्या करना है, थोड़ा सा हम जो है वो इस हवाले से भी जो है वो बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 4 से 3 दहाइयों में जो जंगें और मोहलिक जंगें जो हुई उसमें ना तो हथियार इस्तेमाल किए गए, ना तोपें इस्तेमाल की गई, ना टैंक इस्तेमाल किए गए, ना तलवार इस्तेमाल की गई। इसमें स्मार्ट वर्क को यूज़ किया गया, स्मार्ट इकनॉमी जो है और स्मार्ट लॉबिंग जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही है। और ये जो अब जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है ये भी इसी लॉबी का जो है वो हिस्सा दिखाई देता है। और आज के दौर में जहां आप किसी भी मुल्क को फतह करना चाहें, एक मैं आपको जस्ट एक बात जो है वो बता रही हूँ, तो इसकी इकोनॉमिकल जो पोजीशन है उसको कंट्रोल कर लें, इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें। बगैर खून बहाए वो मुल्क आपके ज़ेरे ताब आ जाता है और फिर छोटे से छोटे ओहदे से लेकर वज़ीर आज़म तक सभी ओहदे जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं। ये स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, आप बेहतर तौर पर इस चीज़ को जो है वो समझ सकते हैं कि ये जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस मुल्क को जो है वो चला सकते हैं। इसकी मिसाल खुद पाकिस्तान है जिसकी दौड़ें IMF और वर्ल्ड बैंक से होती हुई अमेरिका तक जा पहुँचती हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हमारी स्टील मिल भी है, हमारे बहुत से इदारे भी हैं जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, बहुत ही मामला जो है वो ख़राब नज़र आते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है, इदारों में उस तरीके से जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, करप्शन का बाज़ार अभी भी गर्म है। लेकिन अगर कोई इसको ना माने तो इसमें फिर कोई हम दूसरी राय जो है वो नहीं दे सकते हैं। बहरहाल ये एक पॉलिसी मुरतब की जाती है किसी भी मुल्क को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि तोपों से लड़ा जाए, तलवारों से लड़ा जाए, बमों से लड़ा जाए। अब तो किसी भी मुल्क को अपने कंट्रोल और अपने हाथ में चलाने के लिए उसकी इकनॉमी कल पोजीशन जो है उसको अपने हाथ में लेकर जो है उस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करने वाले जो लोग हैं उन्हें आप भी जानते हैं, उन्हें मैं भी जानती हूँ, उन्हें हम सब जानते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरह से जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। ये जो चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो अख्तियार किए हुए हैं और अगर सिचुएशंस इसी तरह की रही तो आगे पाकिस्तान में आने वाला वक्त जो है उसमें बहुत सारे इदारों में जिस तरह अब पाकिस्तान स्टील मिल को जो है वो आगे फ़रोग़ करने की या फिर इसको जो है वो शेयर करने की बात की जा रही है और ये ख़बरें भी जो है वो उड़ती उड़ती जो है वो सामने आई हैं। तो ये चीज़ें
کو بہت مشکل کریٹ کر دیں گی، کیونکہ اگر آپ ترکی دیکھیں، ملائیشیا دیکھیں، پاکستان دیکھیں تو یہ مضبوط قسم کا جو ایک ٹرائکا ہے وہ نہیں بنا پا رہے ہیں، پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی ہم کشمیر کے مسلمانوں اور بھارت کے خلاف اقدامات نہیں کر پا رہے۔ وہی بات کہ کشمیر میں جس طرح مظالم ہو رہے ہیں، پاکستان اس پر اپنی دسترس اس طرح سے نہیں رکھے ہوئے ہے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں۔ ایران سے سستا تیل ہم چاہ کر بھی جو ہے وہ نہیں خرید پا رہے، اب چاہ کر بھی ہم اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتے۔ الغرض آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اوندے منہ آپ کو لٹا دیا گیا ہے کہ آپ کچھ نہ دیکھ پائیں، نہ سن پائیں، اور جو کچھ ہو وہ کہیں اور سے ہو، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور صرف کٹ پتلی جو ہے وہ ایک تمام عوام جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تمام معاملات اور یہ چیزیں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ جہاں پر بھی دنیا کو بند کر دیا جائے یا بند کرنے کا سوچا جائے، یا کسی بھی ملک کو جو ہے وہ آپ گرانا چاہیں تو اس کی اکنامیکل پوزیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جو ہے وہ لے جائیں، تو آپ اس ملک کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی آئی ایم ایف کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضے تلے پاکستان جو ہے وہ دبا ہوا ہے۔ کیا شرائط ہے، کس طرح کی مشکل شرائط ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اس سے اب پاکستان کس مشکل سے جو ہے وہ نکلے گا۔ اسی حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ کرونا وائرس ہے، پوری دنیا میں حالات بڑے خراب ہیں، اکنامیکل پوزیشنز پوری دنیا میں تمام ممالک کی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دشمن اپنی دشمنی سے باز نہیں آتا، دشمن اپنے وار کرنے سے باز نہیں آتا جب تک وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج نہ کر لے۔ لیکن پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے، نبی پاک کے صدقے سے۔ اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ سٹوری پر جو ہے وہ تجزیہ بھی لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ملتے ہیں، دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبی حالی خان۔